दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई बड़े नेता लगातार फंसते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो हमेशा ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, लेकिन अब उनकी और पार्टी दोनों की पोल खुलती जा रही है। केजरीवाल को समझ ही नहीं आ रहा कि जांच एजेंसियों से कैसे बचें। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले में जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और इसी क्रम में शराब घोटाले मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है और आरोप है कि शराब घोटाले से मिली रिश्वत रकम इन तक पहुंची है। ठीक एक दिन पहले ही सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के पूर्व सीए को गिरफ्तार किया है। 2021-22 के लिए बनी एक्साइज पॉलिसी में निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाकर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज किए गए केस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जोशी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए शराब घोटाले में मिली रिश्वत को प्राप्त किया था। हाल ही में ईडी की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि शराब घोटाले से मिली रकम का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में भी किया। आपको बता दें, बुधवार को ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पंजाब के कारोबारी गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया, जो शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के बेटे हैं। सीबीआई ने हैदराबाद के सीए और के कविता के पूर्व ऑडिटर बूची बाबू गोरांटाला को भी गिरफ्तार किया है। घोटाले के आरोपों पर सीबीआई और ईडी की जांच शुरू होने के बाद पिछले साल केजरीवाल सरकार ने शराब नीति को वापस ले लिया था। आबकारी विभाग संभालने वाले मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, अफसर और शराब कारोबारी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। वहीं हाल ही में केजरीवाल का भी नाम इस मामले में सामने आया है। ऐसे में शराब घोटाले में अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है, जिससे आम आदमी पार्टी की बेचैनी जरूर बढ़ गई होगी। पिछले कई दिनों से देश की संसद से लेकर सड़क तक एक मुद्दे को लेकर बहुत चिल्लम चिल्ली मची है। मामला है अडानी ग्रुप पर अपने ही देश में जांच के दायरों में फंसी एक अमेरिकी डाटा रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कथित खुलासे से, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अडानी ग्रुप अपने शेयर धारकों से ठगी कर रहा है। इसके बाद विपक्ष के सभी नेता चढ़ गए सरकार पर कि आपने अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के बैंकिंग सिस्टम और आम जनता के पैसों को खतरे में डाल दिया है। कई विपक्ष के नेता ने तो यहां तक कह दिया कि देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। विपक्ष को लगा कि उनके हाथ मोदी के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिससे 2024 का माहौल सेट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा भी खिसक गया है, क्योंकि अब देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के विपक्षी पार्टी के कथित दावों को जोर का झटका दे दिया है। आखिर क्या कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, चलिए आपको बताते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि अडानी समूह में घरेलू बैंकों का बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा है। ये जोखिम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली इतनी मजबूत है कि किसी एक मामले से प्रभावित नहीं हो सकती। रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई नेगेटिव रैंकिंग के बावजूद आरबीआई अडानी समूह को ऋण देने वाले बैंकों को कोई मार्गदर्शन नहीं देगा। आरबीआई ने कहा है कि भारतीय बैंकों का आधार बहुत मजबूत है और कोई एक मामला सिस्टम को नहीं बिगाड़ सकता। इस बारे में पूछे गए एक सवाल का उत्तर देते हुए डिप्टी गवर्नर एमके जैन ने यह कहा कि घरेलू बैंकों का जोखिम बहुत महत्वपूर्ण स्तर तक नहीं है और इसे नगण्य माना जा सकता है। मतलब विपक्ष जो माहौल बना रहा है, देश का पैसा डूब गया और देश बर्बाद हो जाएगा, ये पूरी तरह से गुमराह करने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिंडनबर्ग को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब अडानी ग्रुप के कई शेयरों में बम्पर तेजी देखने को मिली है। हिंडनबर्ग और विपक्षी दलों ने यह सोचा नहीं होगा कि अडानी ऐसे पलटवार करेंगे, क्योंकि अब अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों ने जबरदस्त तेजी देख रही है। 4 दिनों में भी अडानी के शेयर्स में 100% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब बीते 4 दिनों में ही अडानी ने पैसे डबल कर दिए। वहीं गौतम अडानी की संपत्ति भी बुधवार को करीब 5.5 अरब डॉलर बढ़ी है। ऐसे में देश के विपक्षी नेताओं को समझना चाहिए कि उन्हें देश हित में सरकार की नीतियों की आलोचना करें, न कि विदेशी एजेंडे के तहत देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाएं। और अगर विपक्ष ऐसा ही करता रहा तो देश में कहीं खुद को अप्रासंगिक न हो जाए। देश की अधिकतर पार्टियां अपने आप को सेक्युलर बताती हैं, एक धर्म विशेष के वोट बैंक पर चील जैसी नजरें कड़ाए बैठी रहती हैं। ये सेक्युलर राजनीतिक पार्टी समय समय पर इस बात के लिए झंडा बुलंद कर देती है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ एक धर्म विशेष को खास तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और ये सब देश का विपक्ष सनातन धर्म के लिए बोलता है। लेकिन ठीक इसके उलट एक धर्म विशेष का वोट पाने के लिए जिस भी राज्य में ये विपक्षी पार्टियां हैं, वहां ये पार्टियां इस धर्म विशेष के लिए राज्य का खजाना खोल देती हैं। अपने इस कृत्य पर इन विपक्षी पार्टियों को धर्मनिरपेक्षता और संविधान की याद तक नहीं आती।
अब ऐसा ही खेल देश की राजनीति को बदलने का दावा करने वाली पार्टी कर रही है। उनका झुकाव भी अब एक धर्म विशेष की तरफ देख रहा है। जहां एक और ये पार्टी दावा करती है कि हम सिर्फ विकास के नाम पर ही राजनीति करेंगे, वो बदलाव लाने वाली कथित पार्टी भी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने में लगी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज देश के बहुसंख्यक समाज के संत देश के कथित कट्टर ईमानदार नेता के घर के बाहर धरना नहीं दे रहे होते। आखिर क्या हुआ है दिल्ली की राजनीति में जिस वजह से फिर केजरीवाल सरकार घिर गई है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पुजारियों ने धरना प्रदर्शन किया। केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाले पुजारियों की मांग है कि अब मौलानाओं को सैलरी दी जा सकती है तो उन्हें सैलरी क्यों नहीं दी जा सकती। दिल्ली के सनातनी पुजारियों ने वेतन की मांग को लेकर 7 फरवरी को धरना देने का ऐलान किया था। मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष करनेल सिंह ने कहा था कि जब हिंदुओं के टैक्स के पैसे से मौलवियों को वेतन मिल सकता है तो फिर हिंदुओं को मानदेय क्यों नहीं मिल सकता। दावा किया जा रहा है कि इस धरना प्रदर्शन में हजारों पुजारी शामिल हैं। केजरीवाल के घर के बाहर जुटे पुजारी और साधु संत ने यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में स्थित मस्जिदों के मौलानाओं को कितना वेतन देती है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार। दिल्ली वक्फ बोर्ड की पंजीकृत करीब 185 मस्जिदों के 255 इमाम और मुअज्जिनों को तनख्वाह दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमाम को 18,000 रुपए और मुअज्जिनों को करीब 14,000 रुपए सैलरी दी जाती है। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनरजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को 14,000 और मुअज्जिनों को लगभग 12,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए किस तरह से सनातनी पुजारियों के साथ इस देश में भेदभाव होता है। सनातन ने हमेशा से ही समावेशी विकास की बात कही है, लेकिन आज उसे उसी की धरती पर तिरस्कार सहना पड़ रहा है। अडानी मामले पर मोदी सरकार से पंगा लेना राहुल गांधी को भारी पड़ता दिख रहा है। राहुल गांधी ने सोचा नहीं होगा कि उनका दांव उल्टा पड़ जाएगा। अडानी मामले पर राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार पर खूब आरोप लगाए। भगवा दल ने जबरदस्त पलटवार कर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। दरअसल हमारे देश में कहावत का बहुत ज्यादा प्रचलन है, जिसके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चलाया करते हैं। देश का विपक्ष और खास तौर पर देश की सबसे पुरानी पार्टी के वरिष्ठ युवा सांसद राहुल गांधी अडानी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन अडानी की बढ़त में योगदान तो कांग्रेस का भी रहा है, ये बात खुद अडानी भी कह चुके हैं। लेकिन जब राहुल गांधी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार में किसी एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है, तो वो ये भूल जाते हैं कि उनके गौर में उनके परिवार में भी एक व्यक्ति की संपत्ति चमत्कारी रूप से बढ़ी है। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी को उनके गिरेबान में झांकने की सलाह दे दी। आखिर क्या कहा किरण रिजिजू ने, चलिए जानते हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में कहा कि राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाई थी। अब तस्वीरों की बात है तो हम भी एक तस्वीर दिखा देते हैं। रिजिजू ने जो तस्वीर दिखाई उसमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ रॉबर्ट वाड्रा की फोटो थी। वहीं राहुल गांधी ने मंगलवार को जो तस्वीर दिखाई थी उसमें गौतम अडानी के साथ नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अनर्गल बातें करते हैं। उन्हें लोकसभा में 20 साल हो गए लेकिन उन्होंने अब तक ज्यादा कुछ सीखा नहीं है। रिजिजू ने कहा कि जहाज की बात राहुल गांधी ने की है, वो खुद हमेशा GMR के जहाज से ही क्यों चलते हैं। इस बात का कोई जवाब है? आखिर भाजपा हो या कांग्रेस, हम राजनीतिक दल ही तो हैं। हम कोई एयरलाइन कंपनी नहीं है। ऐसे में किसी एयरलाइन कंपनी से ही हमें प्लेन चुनाव प्रचार या अन्य किसी काम के लिए लेना होता है। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि लोकसभा में बिना किसी प्रमाण के कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। किरण रिजिजू ने ये कहा कि 2014 से पहले देश में रोज नए घोटालों की खबर अखबारों में छपती थी। राहुल गांधी और कांग्रेस भूल जाते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ा घोटाला बेफोर्स ही था, जिस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इसीलिए कहते हैं कि पहले दूसरों पर सवाल उठाने से पहले खुद के भीतर झांक लेना जरूरी होता है। भारत सनातन की धरती, भारत धर्म और संस्कृति की धरती, भारत बुद्ध और राम की धरती, भारत उदारता और जल कल्याण की धरती, और इसी भारत को आगे बढ़ाने का काम करती है भगवा दल, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। आप सबको पता ही होगा कि तुर्की में इस सदी का सबसे बड़ा हादसा हुआ है, जहां 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे पर पीएम ने तुर्की में मदद भेजी, लेकिन इससे पहले याद दिला दे कि तुर्की वही देश है जो हमेशा पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाता आया है और भारत के खिलाफ बोलता आया है, फिर वो कश्मीर का मुद्दा हो या CAB या NRC का। आपको बता दें कि कभी कश्मीर के मुद्दे पर भारत को सीख देने वाले तुर्की का रवैया अब बदलता दिख रहा है। कश्मीर मसले पर वो पाकिस्तान के स्टैंड का साथ देता रहा है, लेकिन भीषण भूकंप के बाद भारत की उदारता ने शायद उसके रुख को बदल दिया है। भारत की ओर से तुर्की को मदद भेजे जाने पर उसके राजदूत ने कहा कि आप हमारे मुसीबत के दोस्त हैं। भारत में तैनात तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने कहा था कि दोस्त तुर्की और हिंदी में कॉमन शब्द है।
हमारे यहाँ एक कहावत है, जरूरत पर जो काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। यही नहीं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि हमारी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की है, उसके तहत ही हम मदद करते हैं। यही नहीं, एक तरफ तुर्की ने भारत को सच्चा दोस्त बताया है, तो वहीं कश्मीर मसले पर अक्सर जिस पाकिस्तान का वो साथ देता था, उसके पीएम शहबाज शरीफ को देश में आने से ही मना कर दिया है। शहबाज शरीफ को बुधवार को पहुंचना था, लेकिन उससे ठीक पहले ही तुर्की ने ये कहा कि आप यहाँ ना आइए। ऐन वक्त पर तुर्की से आई खबर के बाद शहबाज शरीफ को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। तुर्की ने शहबाज शरीफ से आग्रह किया है कि वो उसके अंकारा शहर की यात्रा को टाल दे। तुर्की ने कहा कि हम इस समय संकट की स्थिति में हैं और लोगों के बचाव का काम तेजी से चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपका यहाँ आना ठीक नहीं रहेगा। आपको बता दें, भारत की ओर से तुर्की को लगातार मदद की जा रही है। कई खेपों में हर्क्यूलिस विमान राहत सामग्री और खाने पीने का सामान लेकर रवाना किए गए हैं। यही नहीं, एनडीआरएफ की टीमों को भी भेजा गया है ताकि वो राहत और बचाव के अभियान में तेजी ला सकें। एनडीआरएफ की 2 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि जरूरत की स्थिति में तुरंत रवाना किया जा सके। भारत ने 6 टन राहत सामग्री भी तुर्की रवाना की है। भारत की इस मदद के चलते ही तुर्की का रवैया बदलता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी उदारता से दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं, और यही काम भारत ने किया है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।